अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी खुश रख रहे होंगे। जनाब साल का आखिरी महीना है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है और यकीनन आपका जो पूरा वीक है वो भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आखिरी दिन भी है और वीकेंड भी है और उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे खासे जो प्लान आउट कर लिया होगा किस तरह आपने अपना वीकेंड गुजारना है। हमेशा की तरह हम भी इस बार आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं ताकि आपका वीकेंड और भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। मौसम का हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका जितना भी बनाए गए प्लान्स हैं उनको भरपूर अंदाज में आप लोग एंजॉय कर सकें। और अगर मौसम ने थोड़ी कमी बेशी होती है ना तो इसी हिसाब से आप लोगों ने अपने प्लान्स को तरतीब देना है। ऊपर से शादियों का सीज़न है और कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं है जो खाली जाता हो, जिसमें कोई एक दो इवेंट्स ना हो और हमें शादियों पे ना जाना पड़े। तो शादियों की मुनासबत से भी हमने आपके साथ बात करनी है कि जनाब आपसे किस तरह आपने ड्रेसिंग लेनी है, इसके भी आइडियाज़ हम आपको शेयर करते रहते हैं। आपने विंटर कलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि आपके कपड़े किस तरह के होने चाहिए और दूसरा मेकअप के हवाले से भी जिस तरह हम आपको बताते हैं कि जनाब अगर आपने कैजुअली मेकअप करना है तो वो किस तरह के टिप्स होनी चाहिए। अगर आपने जनाब शादियों पर जाना है तो आपका किस तरह का मेकअप होना चाहिए, कपड़े किस तरह के होने चाहिए। तो वीकेंड है, वीकेंड को अच्छे तरीके से गुजारिएगा ताकि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग काम करते रहते हैं और इतना मसरूफ़ होते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जब वीकेंड आता है, एक छुट्टी आती है, तो उसको अच्छे तरीके से हमें गुजारना चाहिए ताकि आने वाले अगले हफ्ते के लिए हम एनर्जेटिक रहें और अपनी जो एनर्जी है उसको दोबारा से बहाल कर सके। तो इसलिए कल छुट्टी है, बहुत से लोग हैं जिनका वीकेंड जनाब फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है और आज वो आराम से टीवी के सामने बैठे हुए होंगे, चाय का कप पकड़ा होगा या फिर नाश्ते की टेबल पे बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से वीकेंड मनाएगा और मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जनाब जो इस वक्त जॉब पर जा रहे होंगे या अपने टेबल पर बैठ के काम कर रहे होंगे। तो आपसे भी कोई चीज़ नहीं है जनाब, आप भी अच्छे तरीके से काम करिए, उसके बाद जाके भरपूर अंदाज में अपना वीकेंड ज़रूर मनाइएगा। जिन्होंने शादियों पे जाना है वो जाकर आराम से शादियों पे भी एंजॉय करें, लेकिन खाने पे हाथ थोड़ा सा हौला रखना है ताकि जनाब पेट भी ख़राब ना हो। एहतियात के साथ हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हमारी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। तो ये आज का थोड़ा सा जनाब एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह हमें अपना वीकेंड गुजारना चाहिए। जनाब बस सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में शामिल होती है और ज़िंदगी की मुश्किलात इनसे पूछें जो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं। और माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 600 मिलियन के करीब अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं और ये तादाद कुल आबादी का 10% बनता है, यानी हर 10 में से एक शख्स माजूर है। और माजूर अफराद की 80% तादाद मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक में रिहाइश पजीर है जहाँ उन्हें किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं आती और उन अफराद को आम अफराद की तरह पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के मौके भी उतने ज़्यादा मैसर नहीं आते हैं। और अगर पाकिस्तान की ही बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में भी 50 लाख से ज़ायद अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं और खसूसी अफराद ने दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है, काम करके दिखाया है और अपनी सलाहियतों से ये साबित करके दिखाया है कि उनके साथ ताउन किया जाए तो ये आम लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ तंदुरुस्त लोगों को सहूलियात इतनी ज़्यादा मैसर नहीं आती हैं, वहीं पर माजूर अफराद को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन खसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महजेब मलिक हैं, NCA में विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट है और उनके साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद सुलेमान है, डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। सलमान साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और महजेब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? सलमान साहब आप ही की तरफ सबसे पहले तो आना चाहूँगी, सोशल वेलफेयर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सोशल वेलफेयर ख़ास तौर पर इन लोगों के हवाले से, इन अफराद के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने
हमारे महकमे को दावत दी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि हम बता सकें कि माजूर अफराद के लिए हमारा महकमा क्या कर रहा है। हाँ जी। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पंजाब में माजूर अफराद की बहाली और उनकी रोज़गार के लिए ना डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 का नाफिजुल अमल है, और महकमा समाजी बहबूद की इसी लॉ जो कानून है इसके तहत जो जिम्मेदारी है उसमें ये बात शामिल है कि हमने माजूर अफराद की बहाली के लिए काम करना है। अब ये लॉ क्योंकि 1981 में आया था, और अब उस लॉ के अंदर काफ़ी सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, और ये बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत ने ये कानून 1981 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको सूबाई हुकूमत ने 2012 में अडॉप्ट तो किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल इस तरह के थे जिसकी वजह से शायद माजूर अफराद को उस तरीके से सहूलियात जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हो रही थी। तो महकमा ने अब इसके ऊपर एक थिंकिंग शुरू की थी कि हम इसको इस लॉ को बेहतर से बेहतर बना सकें। सबसे बुनियादी काम जो इस लॉ के तहत हमने करना था वो है जो माजूर अफराद हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन का काम। 1987 से लेके जब से ये काम शुरू हुआ था, 1987 से लेके 2021 तक ये सिर्फ जिलाई सतह पर कमेटियाँ थी जो कि इनकी रजिस्ट्रेशन का काम करती थी। अभी जैसे आपने खुद फरमाया कि पंजाब में तकरीबन 50 लाख के करीब, पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब माजूर अफराद हैं, लेकिन आपके उसमें हैरानगी होगी कि अभी तक सिर्फ हमारे पास जो रजिस्टर्ड अफराद की तादाद है वो तकरीबन कोई 3.25 लाख के करीब है। तो इसका मतलब है कि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर अभी इतना गैप है जिसको हमने कवर करना। उसके लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो हमने ये किया कि ये जो माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए जो बोर्ड हैं इनको ज़िला से हमने तहसील की लेवल पर लेके गए। ठीक है। अब इस साल में तमाम तहसीलों के ऊपर भी हमारा जो असेसमेंट बोर्ड है वो काम कर रहे हैं जिसमें से, और इसमें जैसे कि आप खुद कह रही हैं कि इनका मेजर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम माजूर अफराद के लिए होता है वो उनकी मोबिलिटी है। उस चीज़ को कैटर करने के लिए अब हमने ये किया है कि हमने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब माजूर अफराद को किसी भी तरह हमारे दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसेबल्ड पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जो है वो अपने आप को ऑनलाइन कर सकता है। ये तो सलमान साहब आपने बताया कि लॉज मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना भी चाहिए और शायद हो भी रही है। लेकिन मैं महाजेब से ये जानना चाहूंगी। महाजेब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि महाजेब किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जिस तरह सर ने बताया कि लॉज मौजूद है, लेकिन क्या उन लॉज से आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है? हमारे लिए हर जगह एक कोटा सिस्टम्स हैं, हाँ, बट मुझे लगता है कि हर कोई वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है इस लेवल पे। ओके। क्योंकि इट्स लाइक कि 2 स्टेज होती है। एक आपको घर से मोटिवेशन मिलती है, फिर आप स्कूलिंग में जाते हैं। हाँ। आपको एक चाहिए होता है कि आपको कोई मोटिवेट करे और आपको आगे करे कि एक जैसे एक कल्चर हम लेट्स सपोज बनाते हैं, एक वो मिट्टी का होता है। जब तक आप उसको तराशते नहीं है, लाइक बिल्ड नहीं करते, स्कल्प्ट नहीं करते, तब तक वो एक मिट्टी की एक चीज है। हाँ। तो मेन चीज मोटिवेशन आप घर से एक्सेप्टेंस होगी तो आप फिर आगे जाएंगे। फिर आगे आपको एक चाहिए कि आपको जो क्रिएट करे आपको बनाए। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं नहीं है, मुझे ये फील अच्छा है। आपको डिफिकल्टीज भी मिलती हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ करती है, लाना चाहती है, बट कुछ लोग कहीं से फैमिलीज को एक्सेप्टेंस वाला सीन हो जाता है कि नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। बट मुझे लगता है कि हर बंदे को कहीं ना कहीं करना चाहिए, फैमिलीज को समझना चाहिए दे आर यूनिक एंड दे आर। तो मुझे लगता है कि बहुत एक डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग इज डिफरेंट। मैं एक लाइक अपने आप को समझती हूँ कि मेरी एक डिफरेंट थिंकिंग है और एक डिफरेंट हूँ मैं और यूनिक हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सारे यूनिक है और जितने भी हमारे खास तौर पर ये लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और जिस तरह आप डिज़ाइनिंग कर रही हैं माशाल्लाह और NCA में पढ़ रही हैं आप, तो वहाँ पर जाना भी एक ख्वाब होता है हर किसी का कि वहाँ पर मेरिट पर आपका एक जाए और वहाँ पर जाके आप स्टूडेंट वहाँ के बने और स्टडी कर सके वहाँ पर। तो किस तरह की अगर सोसाइटल देखा जाए इश्यूज़ के हवाले से, तो माज़ेब किस तरह के इश्यूज़ का सामना, किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब आप सोसाइटी में जाते हैं? लोगों का रवैया किस तरह का होता है? बेसिकली जजमेंट आपको पहले फेस करते हैं कि पहले आपको नज़रिया एक है हमारी सोसाइटी में कि वो पहले देखेंगे नहीं, दे जस्ट लाइक आपकी वीकनेस को देखेंगे। लाइक इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप एवरी इंडिविजुअल देखना चाहिए कि कितने खूबसूरत है।
कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। बिल्कुल। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या है और उनको उनसे बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर हो सकता है, अच्छा। कैसे है। और हर एक डिसेबल और एक स्पेशल बंदा अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है और ज़्यादा टैलेंटेड है और उनकी खूबसूरती एक अलग किस्म से है। हम एक सोसाइटी को चले चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते हैं, बट हम एक नज़रिया तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो हमारे अपने अंदर ये चेंजिंग हमें लानी चाहिए। हर घर से एक फर्द जब अपने अंदर ये चेंज लेकर आएगा, हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे और एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा सलमान साहब, ये तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने जैसे बात की कि उसका आप लोग तरीका जो है वो उसको आसान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए आप लोग चीज़ें हैं, सहूलियात दे रहे हैं? अच्छा, जिसमें अब इस जो कानून है, एक तो ये है कि जब मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि कानून में कुछ इस तरह के मामला, तो इस वजह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो है ना पंजाब काबीना ने जो 4 नवंबर को उसका इजलास हुआ था उसमें माजूर अफराद के लिए एक नए कानून पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2022 की मंजूरी दे दी है। अच्छा। और वो अनकरीब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, ओके। जिसके तहत जो बुनियादी हकूक़ है, जिनके ऊपर माजूर अफराद के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको उस कानून का हिस्सा बनाया गया ताकि वो स्टेट की ऑब्लिगेशन के तौर पे सामने आ सकें। दूसरा, अब उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो है इनके लिए बहाली और रोज़गार का मौका। अब इसके कानून के तहत ऑलरेडी ये 3% कोटा तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं सब में ये इस कानून के तहत ये लाजमी है कि वो उसके ऊपर ये 3% कोटे के ऊपर भर्ती करें। उस सिलसिले में अभी जो गुज़श्ता साल है इसमें तकरीबन कुछ 7,500 अफराद को हमने जो सरकारी इदारों में मुलाजमतें दिलवाई हैं। इसी तरह तकरीबन कोई 8,000 अफराद को प्राइवेट जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने इदारे हैं, इनके ऊपर भी हमने रोज़गार इनका करवाया है। इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सनस हैं उनको तकरीबन 4,500 लोग ऐसे हैं जिनको नए सिरे से डेली वेजेस पे भर्ती किया गया और कुछ 300-350 अफराद ऐसे हैं मतलब जो कि पहले काम कर रहे हैं। इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, असल उनको जो बात जो रोजगार मुहैया असल किया बात जाए। जो है ना, जो अभी मैडम ने इन्होंने कहा कि बुनियादी बात है कि माशरे के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस। हाँ जी। अब देखें ना, जब आप खुद कह रहे हैं कि 50 लाख है और हमारे पास रजिस्टर्ड कितने हैं, 3 लाख है, 3.25 लाख है, तो इसका मतलब है कि हमने उनको बाहर आने ही नहीं दिया, उनकी सलाहियतों को आगे लाना ही नहीं चाह रहे। अगर हम उनकी सलाहियतों से फायदा उठाने की बात कर रहे होते तो फिर हम उनको रजिस्टर्ड कराते। अच्छा, चले इसी बात पे आ जाते हैं। जो देखने वाले हैं, शायद बहुत से लोग हमें देख भी रहे हों और उन्हें पता भी ना हो कि अगर वो रजिस्टर्ड अपने आप को कराएंगे तो उनको क्या क्या फायदे हासिल होने वाले हैं। तो इस हवाले से थोड़ा बता दें कि अगर वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं इस इदारे में तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सब बुनियादी चीज़ तो ये है कि जब आप रजिस्टर्ड अपने आप को कराते हैं, जो हमारा ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसके तहत हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरफ से बहुत सारे कंसेशन हैं। ठीक है। मसलन जैसे अब सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि 3% जो कोटा है एम्प्लॉयमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ हो या प्राइवेट सेक्टर है, वो मिलता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में ये कहता है कि जी उनके पास जॉब्स की नौयत इस तरह की है कि वो माजूर अफराद को नहीं रख सकते, उसके और इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो माजूर अफराद को रखें। अच्छा। तो फिर इसी कानून के तहत एक फ़ंड कायम किया गया जिसके तहत वो उनकी एक बुनियादी तनख्वाह को उस फंड में जमा कराना ज़रूरी है। ओके। और फिर उस फंड से हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम ज़िलाई लेवल पे डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो हम फंड उनको ट्रांसफ़र करते हैं आबादी की बुनियाद पे और फिर उनके लिए माली इमदाद, व्हील चेयर्स और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इसमें करते हैं। इसके अलावा पंजाब में एक पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सही, उसका एक सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत तकरीबन कोई इस वक्त 70,000 माजूर अफराद को खिदमत कार्ड पे इस पर वो तकरीबन 2,000 रुपये महीना माली इमदाद इस पर कर रहे हैं। और इसी तरह जो नादरा से अगर आपने शनाख्ती कार्ड अपना बनाना है उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड महकमा सोशल वेलफेयर के साथ करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा कई और कंसेशन हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके लिए ड्यूटी फ्री कार्ड वगैरह अगर जो स्पेशल कार्ड आपको इम्पोर्ट करनी है उसके लिए भी आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री उसमें कुछ एक गुंजाइश है कि जिसके तहत आप उसमें कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पशंस हैं, लेकिन वो तमाम
बेनिफिट्स हैं जिनके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। रजिस्टर करवाएंगे तो ये तमाम तर बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। लेकिन सलमान साहब, अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये सहूलियात दी जा रही होती हैं, तो क्यों हम हर साल देखते हैं या कुछ अर्से बाद देखते हैं कि नाबीना अफराद भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं और भी माजूर अफराद आकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं कि उन्हें कोटा नहीं मिल रहा होता, या जो जितना उन्हें कोटा दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ाया जाए, या उन्हें वो सारी सहूलियात फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं जिनकी उनसे वादा किया जाता है। जी अच्छा, यही बात है। मसलन बात यह है कि हम ये छोटी मोटी ये जो एफर्ट्स है ना ये कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इस प्रॉब्लम का इतना बड़ा है कि हम अगर एक साल में अगर 500, 200, 500 लोगों को या 2000 लोगों को एम्प्लॉय करवाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपके पास जो आगे लोग हैं जो कि इन मसाइल का शिकार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसमें ओवरऑल सिर्फ जो है ना ये नहीं है कि हम इनको रोज़गार करें, हमने इनको टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे मैडम ये खुद पढ़ रही हैं और इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ रही हैं, जिसके लिए हमारे यानी कि एक नॉर्मल अफराद के लिए भी बड़ा मुश्किल है ऐसे इदारे में दाखिला लेना। हमने बेसिकली सोसाइटी में इनकी एक इंक्लूसिवनेस के ऊपर काम करना है। हम अब तक अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो हम जो ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं ना वो एक्सक्लूसिव की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जब तक हम इनको इंक्लूसिव, अगर इस साल का अगर आप इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन और डिसेबिलिटीज का थीम भी अगर आप चेक करें ना, तो उसमें बेसिकली बात इंक्लूसिवनेस की बात की गई है कि आप इनको मुआशरे का हिस्सा बनाएं। Exactly, अब ये ना हो कि हम अलग स्पेशल एजुकेशन के जिस तरह हम अलग से ज़्यादा अलग एफर्ट करने के बजाय इनको मुआशरे का हिस्सा बनाएं, सो दैट कि ये मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सके, फिर इन मसाइल का हल होगा। अदरवाइज एक्सक्लूसिवनेस की तरफ जिस तरह हम जितना भी काम करते जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि अगर हम एक साल में 5000 अफराद को या 5000 अफराद को चले इसी पे बात करेंगे कि एक्सक्लूसिवनेस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। आप लोगों के माइंड में क्या है कि क्या नई चीजें, नए इकदाम उठाने चाहिए डिसेबल अफराद के हवाले से। माजेब, आपकी तरफ भी आऊंगी, आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन आपकी एक डॉक्यूमेंट्री है जो हम अपने देखने वालों को भी दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जनाब, फाइनल कलर्स के नाम से माजेब की एक डॉक्यूमेंट्री है। बेसिकली कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अच्छा, डिसेबिलिटी डे आ रहा था, मैं काफ़ी टाइम से कुछ चाह रही थी कि कुछ करूं, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा। बस आई जस्ट गेट आइडिया। मेरा एक डिपार्टमेंट है विजुअल कम्युनिकेशन, डिजाइन, ग्राफिक्स एंड ऑल, तो मैंने कहा व्हाई नॉट लाइक गोइंग फॉर अ शॉर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्री। ओके, तो आई जस्ट शूट दिस ऑल थिंग इन जस्ट 2 days एंड एडिट एज वेल। तो ये एक बहुत एक्सेप्टेंस वगैरह, लेटर्स वगैरह 2 दिनों में मुझे पता है मैंने कैसे किया है। तो क्योंकि इजीली हुआ या नहीं? नहीं, कहीं कहीं अलाउमेंट्स नहीं मिली, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वर लाइक कि इनकी पॉलिसीज होती हैं। अच्छा, तो मैंने सारा रिकॉर्ड करवाया खुद जाके। हमारे सारे एनसीए के हमारे 3 लोगों 4 लोगों का ग्रुप था। अच्छा, और हमने काम स्टार्ट किया था। वो भी मतलब नहीं, दे वर नॉट। बेसिकली मैं अकेली स्टार्ट किया, आई वाज नॉट, मेरे साथ कोई भी नहीं था। बस मैंने कहा यार मैंने जाना है, जस्ट आई वांट टू कैप्चर देम। आई डोंट नो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस मैंने जाना है, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी लाइन है, क्या है, किसने, जस्ट आई वांट टू शो देम कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड हाउ यूनिक दे आर, और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइक 2-3 टीम अप्स हुई हमारे लोग। ये वॉइस ओवर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये भी हमारे एनसीए के हैं, उसामा इसाक। अच्छा, उनकी अपनी वर्डिंग है और उनकी अपनी लाइक सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया कि नहीं आई वांट टू डू। तो ये स्पेशली आज के दिन के लिए आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई? जी, क्योंकि एक बताना चाहती हूँ, एक एक्सप्रेस करना चाहती हूँ सोसाइटी को कि हम मुकम्मल हैं। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। जस्ट वांट टू गिव माय स्मॉल कंट्रीब्यूशन कि नजरिया थोड़ा सा चेंज कर लो, कि उनकी खूबसूरती देखो क्या है क्या नहीं। और ये वॉइस ओवर में जिस तरह इन्होंने बात की है कि नामुकम्मल नहीं, मुकम्मल है ये, नामुकम्मल तुम्हारी सोच है। तो ये सिर्फ हमारी सोच की बात होती है, हमारे नज़रिए की बात होती है, हमारे देखने की बात होती है कि जनाब हम किस तरह अगले बंदे को देख रहे हैं। तो अगर हम ही अच्छे होंगे, हमारी सोच बेहतरीन होगी, तो जनाब हम किसी के लिए भी कुछ नेगेटिविटी नहीं सोच सकते हैं। तो आगे का क्या प्लान है महाजेब, आपका क्या करना चाहती हैं? आगे मेरा ये प्लान है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। अच्छा, बिकॉज ये मेरे अपने लोग हैं, आई थिंक सो, आई बिलोंग्स टू देम, एंड आई जस्ट वांट टू छोटी सी एफर्ट करना चाहती हूँ, थोड़ी सी सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हूँ, इकोनॉमिकली, जैसे फाइनेंशियली, कि हमारे लाइक पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल ये करते हैं।
अगर इनको अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे इन्होंने बताया कि रेशोज कम है हमारे पास, 3% कोटा होता है, 2% कोटाज होते हैं, बट अगर एक थोड़ा सा इनको ग्रूम किया जाए, इस पर काम किया जाए, और ये कहाँ से कहाँ, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का जरिया बन सकता है। आप डेवलप, मैं काफ़ी जगह गई हूँ कि राइजिंग सन गए थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह गए, बट वहाँ पे हमने देखा कि बच्चों के काम बहुत अच्छे थे। अच्छा। आर्ट के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल वे में, ब्लाइंड्स आर सो इंटेलिजेंट एज वेल, और उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, स्पेशली ये जो ब्लाइंड, ये जो डेफ होते हैं, तो इनका काम बहुत अच्छा है। मतलब अगर उनके ऊपर काम किया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश हो सकते हैं, और हर कोई बंदा एमसी आ सकता है। हाँ, एग्जैक्टली, और इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, they need intention। ठीक है, सलमान साहब आप क्या कहेंगे, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को भी, और आज के दिन की मुनासबत से? मेरा पैगाम फिर वही है कि हमने इनको अपने सबसे पहले ये बात है कि इनको एक्सेप्ट करना है और इनको अपना हिस्सा बनाना है। और जब ये हमारा हिस्सा होंगे तो फिर हमें इनकी भलाई के लिए अलहदा से कोई इकदाम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर जिस तरह हम अपने सब फैमिली के लिए, अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए भलाई के इकदाम करते हैं, फिर हम इनके लिए भी इसी तरह इकदाम करेंगे, और फिर इनको ये महसूस नहीं होगा कि हमारे अंदर शायद कुछ चीज की कमी है। हमने इनको अपना बनाना है, ये बेसिकली मेरा। अच्छा, खास तौर पर मैं चाहूंगी कि एजुकेशन के हवाले से इनकी जो है ना, उस पे बात की जाए। एक तो बात है एजुकेशन की। एजुकेशन तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन अलग से एस्टेब्लिश कर लिए हैं। असल चीज़ यही हो रही है कि तालीम के बाद बुनियादी तौर पे ये है कि इनकी बहाली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके पास कोई रोज़गार हो। उसके लिए अब महकमा सोशल वेलफेयर ने ऑलरेडी नशेमन के नाम से ना, हमने लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद के अंदर इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के इदारे कायम किए हैं, और अगले माली साल के दौरान हम मुल्तान और डीजी खान में भी ये बनाने जा रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं इन स्पेशल अफराद के हवाले से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर के। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और महजेब मलिक भी हमारे साथ मौजूद थी। महजेब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लाहौर की दुनिया का, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के वासियों के जो मसाइल हैं उनका जिक्र करते हैं। लेकिन जनाब, सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ ही है कि लाहौर में गैस बहरान ने सर उठाना शुरू हो गया है, और हर घर में या हर इलाके में देखा जाए ना तो सुई गैस की फराहमी से महरूम हम हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा होता जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से अभी इस बहरान के संगीन होने के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस साल कुदरती गैस का शॉर्टफॉल 1300 मिलियन से 1700 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच जाएगा। और सुई गैस की अदम फराहमी की सूरत में शहरियों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है LPG गैस का, जिसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा होता ही जा रहा है। और एक मसला LPG की कीमतों में इजाफा है, जबकि दूसरा मसला गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी है, क्योंकि गैर मयारी सिलेंडर्स, जिन्हें मिनी बम भी कहा जाता है, घर घर तक अब पहुंच चुके हैं। आए दिन हम देखते हैं कि गैर मयारी सिलेंडर फटने के वाकयात रूनुमा होते हैं, और कई जानें सिर्फ इन वाकयात में ही चली जाती है। और गुज़श्ता चंद सालों में ही देखा जाए तो 7000 से ज़ायद कीमती जानें इन गैर मयारी सिलेंडर्स की भेंट चढ़ चुकी हैं। और गैर मयारी सिलेंडर्स पाबंदी के बावजूद कैसे खुलेआम फिरोख्त होते जा रहे हैं, और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, कोई काम इस हवाले से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जनाब इंतजामिया कहां पर मौजूद है, जो एसोसिएशंस हैं उनके हवाले से क्या काम किया जाता है। इरफान खोखर साहब हैं, चेयरमैन है LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के हवाले से, उनसे बात करेंगे। इरफान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर में LPG की खपत कितनी है, कितनी सप्लाई की जा रही होती है, और शॉर्टफॉल कितना है जिनका हमें सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, इसको पूरा करने के लिए आप 5
4-5 अजला यानी लाहौर डिवीजन में लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूर और गुजरावाला, हाँ जी। 5 शहरों के जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी तादाद ऑलमोस्ट कुछ 36 के करीब बनती है। वो प्लांट टोटल चलें तो फिर लाहौर को फीडबैक होता है, फिर लाहौर अच्छा। की सप्लाई पूरी होती है। ठीक है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है। अल्लाह ताला हम सब इस शहर से हैं और हमें इस शहर का सारा एहसास भी है। 1200 मैट्रिक टन गैस डेली होगी तो ये शहर चलेगा। ओके। इस महीने से आप पाकिस्तान में टोटल गैस जो पैदा होती है वो तकरीबन 1800, 2000, 2200 टन मैक्सिमम। 2000 यानी आप 1200 टन यहाँ से ये पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है उसकी 60% गैस सिर्फ लाहौर में कर। ओके, सिर्फ चाहिए हमें और रोजाना की बुनियाद पे चाहिए ये हमें। आपने देखा कि जब सैलाब आया तो रास्ते बंद हुए तो सप्लाई चेन टूट गई हमारी। टूट गई। हाँ जी। अब वो टूटने के बाद एलपीजी जो 200 रुपए किलो थी वो 600 रुपए किलो बिल्कुल। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बर वक्त ये चीजें बता दी हैं। इतने प्लांट हैं, ये चीजें हैं, इस सप्लाई चेन को बरकरार रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। अगर हमने सप्लाई चेन को बरकरार ना रखा और पूरे मुल्क में इस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान में 60,000 गैस टोटल पैदा हो रही है और इस वक्त जो खपत है हमारी वो 1.5 लाख टन से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। 2 लाख टन ये जाएगी अगले 2-1 सालों में। 2 लाख मैट्रिक टन डेली खर्च होगी और पाकिस्तान की प्रोडक्शन सिर्फ 60,000 टन है। टोटल माने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और लाहौर की खपत 1200 मैट्रिक टन का मतलब है कि आप जितनी गैस पाकिस्तान में पैदा 60%, 70% गैस सिर्फ लाहौर में चाहिए होती है और वो भी रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन इतनी हमारी कैपेसिटी है ही नहीं है कि हम पैदा कर सके इस चीज में। अच्छा, सबसे जो खौफनाक बात मैं देख रहा हूँ और मैं मुख्तलिफ इदारों से इनसे बात भी की है, जो मुझे खतरनाक चीज लगती है ये सप्लाई चेन अल्लाह ना करे किसी वक्त टूट, यानी इम्पोर्ट आ रही है। इम्पोर्ट लाने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं देखिए, हम एलसी नहीं खोल पा रहे हैं, कई तरह के मसाइल हैं। वहां पे देखें बाहर से बाई शिप इम्पोर्ट आ रही है तो हमारे पास 2 टर्मिनल है। अच्छा। एक टर्मिनल की कैपेसिटी 6,500 टन है, दूसरे की 6,500, 13,000 टन टोटल है। ठीक है। अगर दोनों भरे हुए हों तो वो कहने टोटल 12-13,000 टन हो जाएगी, 15,000 टन हो जाएगी। अब 15,000 टन कितने, अगर खुदा ना खासा पीछे सप्लाई चेन टूट जाए, हमें तो आप महीने में 1.5 लाख टन गैस चाहिए, हम लोकल से कैसे चलाएंगे? अच्छा, लेकिन खोखर साहब हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दी शुरू होती है, गैस बहरान आता है, वो चाहे गर्मी में हो या खासतौर पर सर्दियों में ज्यादा होता है, तो एलपीजी की कीमतें आसमान को बातें करना शुरू हो जाती हैं। आए रोज इसकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। तो कौन तयन करता है इसकी कीमतों का, या फिर कम होंगी या ज्यादा होगी, कौन इसकी निगरानी करता है? ओगरा अथॉरिटी हर माह की 1 तारीख को इसकी प्राइस 30 तारीख को अनाउंस करती है कि इस महीने की प्राइस की होगी। अच्छा। लोकल गैस इंपोर्ट गैस के साथ एक फार्मूला बना हुआ है, हर महीने उसकी प्राइस अनाउंस की जाती है। उसके बाद आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास है इन कीमतों को मुस्तकम रखना, इन कीमतों को आवाम तक जो कीमतें हैं सही कीमत, कोई ओवर चार्जिंग ना करे, कोई ब्लैक मार्केट ना करे। ये डिप्टी कमिश्नर साहब की और असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी है अपने इलाके को मॉनिटर करना। अब होता यह है कि जब ब्लैक मार्केटिंग हो रही होती है तो जिन पिछले दिनों में मैंने श्योर किया, आपके प्रोग्राम में भी कई प्रोग्राम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 8 अरब की ब्लैक मार्केटिंग किसी ने पूछा ही नहीं। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर जेल गए। अच्छा। सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर को जुर्माने हुए, हजारों दुकानें सील हुई पूरे पाकिस्तान पंजाब में। किसी एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, किसी एक को शो का नोटिस भी जारी नहीं हुआ। अभी तक कितने डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, जो लाइसेंस की बुनियाद पर ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे होते हैं? देखें, हम ये हमारे पर ये गाली बन चुकी है। हाँ। ये जो गैर कानूनी काम है ये वो। आज आपके प्रोग्राम के तफस्सल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं डिकैंडी इनलीगल है, डिकैंडी गैर कानूनी आप काम करते हैं, अच्छा। मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ हम ये गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, आप इसको बंद कर दें। क्योंकि हम थक चुके हैं कई सालों से कह के आप कोई मुतबादल निज़ाम लेके आए, आप कोई इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, कोई कानून साजी करें। हम बिल को गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। आपके अब ये हुकूमत वक्त लाए गैस दे दे,
ये सारी कंपनियों ने शुरू नहीं, की तो आपका कहने का मतलब है कि नहीं है, लाइसेंस मौजूद नहीं है, जितने भी दुकानदार होते हैं, जितने भी डीलर्स काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, हमने तो 1000 दफा के इनको लाइसेंस दें, हम टैक्स देने के लिए तैयार है, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं। बगैर लाइसेंस के काम किया जा रहा है और सिलेंडर्स को बेचा जा रहा है। ये तो मौत ही बांट रहे हैं ना, कि आप जैसे ही चाहें, आप जब चाहे गैर मयारी सिलेंडर उठा के ले जाएं और वो फिर वाकयात भी रूनुमा होते हैं। फिर मैं फिर बात ये कहूंगा, हम ये गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो SOP लाहौर में तो बनाए। फिर कैसे हो रहे हैं? अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे हैं, इंतजामिया रोकथाम कर रही है, तो फिर ये काम गैर कानूनी हो कैसे रहा है? कौन है इसमें मिली भगत किसकी है? हमने हाथ खड़े कर दिए। सरकारी एहलकार ताकतवर हैं, जो जिनकी सरपरस्ती में ये दुकानें खतरनाक जगह पे चल रही हैं। बकायदा डिप्टी कमिश्नर के SOPs हैं। जी जी। होटल, तंदूर, स्कूल, चर्च, तहखाने में, गुंजान आबादियों में ये दुकानें नहीं चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वेल्डिंग शॉप के साथ। अब उन दुकानों के ऊपर सरपरस्ती सरकारी एहलकारों की, पुलिस की, मुख्तलिफ इदारों की, कि वो दुकानें हम हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं बंद करा सकते। हम बंद कराना भी चाहते हैं, हम शिकायत भी करते हैं। कब्रिस्तान के अंदर दुकान खुली, कब्रिस्तान के अंदर। मैंने फिरोजपुर रोड पर जाए, मुझे कई सिलेंडर, ये गैर मयारी सिलेंडर्स की, LPG की गैर मेरी सिलेंडर में, तो आप शाह मार्केट जाएं, भरी पड़ी है गुदामों के गुदाम, 10 प्रोडक्ट तो आप 20 कर चुके हैं गैर मेरी सिलेंडर में। बताएं, देखिए 2021 के डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर हैं। कल सुबह में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मिला, उससे पहले 10 में मिला उनको। मैंने कहा जी आपके ऑर्डर हैं, ये मेरे पास उनके ऑर्डर है। मैंने कहा जी आपके ऑर्डर हैं, तो 2021 के आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को कहा। मैंने कमिश्नर अपना अमर जान साहब की मेहरबानी के वो इस पर बड़ा कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा गैर मेरे सिलेंडर का खात्मा किया जाए। मैंने खुद कल कमिश्नर लाहौर को मैंने मुलाकात की, कल मैं डिप्टी कमिश्नर को मिला, उससे पहले 10 मीटिंग्स की, उसके पहले ADC जी साहब को रिक्वेस्ट मैंने की, जाकर के कोई कार्रवाई हुई? एक दुकान, एक शालम मार्केट की दुकान सील नहीं कर सके। ये कई सालों से हम कह रहे हैं, गुदामों के गुदाम पड़े, यही लाखों सिलेंडर लोगों के घरों जा चुका है। खुदा ना खासा ये कभी किसी ऐसे सरकारी बड़े अफसर के घर में जब ब्लास्ट होगा तो इनको अंदाजा होगा। ये मैं कितनी सालों से ये बात कर रहा हूं। कहा जाता है कि पुलिस भत्ता भी लेती है, इसमें कितनी सदाकत है? दुकानदारों से भत्ता लिया जाता है रोजाना की बुनियाद पर या माहाना की बुनियाद पर? हम मजबूरी से बता देते हैं, हम देते हैं। अच्छा, मतलब दिया जाता है और लिया भी जाता है? बिल्कुल देते हैं हम। देखें, मैं यहाँ पे ना, हमने पुलिस का कोई इख्तियार नहीं। हाँ। DIG हैदर अशरफ साहब ने बकायदा एक ऑर्डर निकाला कि पुलिस की बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके बावजूद पुलिस पहुंच जाती है, जिस तरह इन्होंने हिस्सा डाला हुआ वहां पे दुकानों पे, यानी हिस्सेदार बन के। अब देखें, गरीब आदमी हिस्सा लेने आते हैं। हाँ, गरीब आदमी जब को पकड़ते हैं तो बेचारा अपने डर से वो पैसे दे देता है। ठीक है, तो मैं बात तो सच है, बात है रसवाई की। हम खुद देखें, बात ये कि जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी, जब तक कानून साजी नहीं होगी, हम चाहते हैं ये गैर कानूनी काम को बंद कर दे, कोई ज़ाब्ता अखलाक बना दे, ताकि कोई एजेंसी तंग ना कर सके। मेरी ख्वाहिश है, इतने सालों से, अल्लाह करे इसका कोई कानूनी तकाजे पूरे करके इसको बकायदा एक लाइसेंस मिले दुकान को, ताकि वो इज्जत से काम करे। मैं चाहता हूँ मेरे जो दुकानदार, जो दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बाइज्जत तरीके से वो काम करें। ये मुख्तलिफ इदारों की बत्तागिरी से हम लोग बच जाएं, मुख्तलिफ इदारों की ब्लैकमेलिंग से बच जाएं। मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसी दुकानें जो कब्रिस्तान में खुली हैं, ऐसी दुकानें हसास जगह पे खुली हुई हैं, हम नहीं बंद करा पा रहे। मस्जिद ऊपर है, नीचे दुकान खुली, हम बंद नहीं करा पा रहे। मैंने खुद सिविल डिफेंस को मैंने खुद लिख के दिया, और इन तमाम तर जगहों की निशानदेही आप लोग कर चुके हैं। मैं वीडियो बना के देता हूँ, मैंने वीडियो बना के दी कि ये दुकान, मस्जिद ऊपर नीचे दुकान खुली, खुदा ना खास्ता ऐसा। ये रहमानपुर एक साइड पे जाएं तो अभी आप देखें कि ऊपर मस्जिद है, नीचे दुकान। खुदा ना खास्ता अगर वहां हादसा हो जाए तो नमाजी नमाज पढ़ते हुए कहेंगे जी यहाँ पे दहशतगर्दी होगी। तो बात ये कि जहां पे भी सिलेंडर ब्लास्ट होता है, फौरी तौर पे सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, कोई धमाका तो वो LPG पे पड़ जाता है। चूंकि हम लोग, हमारे साफी दोस्त भी उसको चेक नहीं करते, कई तरह के मिसाल। लेकिन फिर मैं कहूंगा गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा होगा मासूम जान से। कोई हमने तय कर लिया, सिविल डिफेंस या लाहौर के तमाम अदारे अच्छा इस पे एक्शन करें और बंद करें। लेकिन मैं फिर कहूं, ये उन दुकानों को ये पैसे लेते हैं, बंद नहीं होंगी। किस वजह से? महाना आता है उनको, महाना मिलता है, पैसे आते हैं, कौन छोड़ता है। मैं कई सालों से मैंने कहा जी हम थके। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कल मुलाकात की, मैंने कहा जी आपने कहा था कि इस पे एक्शन हो जाएगा, अच्छा देखते हैं। मैंने ADC जी साहब के पास गया, मैं कहा मैं आपके त्वसन से कह रहा हूँ, वो सुन रहे होंगे।
मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इनके पास जाता हूँ, यकीन मुझे इस तरह लगता है जैसे मेरे को भीख मांगने गया उनके पास। मुझे इस तरह शर्म आती है कई दफा, लेकिन फिर मैं अपना ज़मीर मुतमईन करने के लिए, ताकि मुझे आप लोगों का सामना करना होता है, मीडिया का सामना करना होता है, मैं जाके अपने ज़मीर को मुतमईन करता हूँ और अपने अल्लाह की रजा के लिए मैं बता सकूँ। कल जब मैं हाई कोर्ट में खड़ा हूँगा इंशाल्लाह इन लोगों के खिलाफ, मैं बताऊंगा सर मैं ये पूछे इन सब बयान से कि मैं कई सालों से गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने चल रहे थे, मैंने निकाले पूरे प्रोग्राम सबके, मैंने कितनी चीखों पकार की, मैंने इतनी लेजिस्लेशन कर ली। अच्छा। मैं हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूंगा, इनको बुलाऊंगा, मैं कहूंगा सर बताएं फलां दिन अपने सीटी कैमरे निकालेंगे, मैं इनसे जाके रिक्वेस्ट करता था ना, ये देखे सारे करता था, जनाब मेहरबानी करें, ये आपके ऑर्डर थे, इस पर अमल ही कर लें, कोई नहीं करता। नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं जब खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हमारे सामने आता है। आए दिन जब एलपीजी सिलेंडर्स के फटने के वाकयात रूनुमा होते हैं, तब इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की जाती है, और वो भी वाकयात जब इस तरह के रूनुमा हो जाते हैं उसके बाद वहां पर आके कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद फिर एकदम इंतजामिया मंजर आम से गायब ही हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ नहीं पता होता कि गैर मयारी सिलेंडर्स की जो दुकानें उनको बंद करवाना है, या इस तरह की उनकी जो ये काम है उनके हवाले से कोई इकदाम भी उठाने हैं। कुछ ही नहीं किया जाता। ये मैं आपको आज पता नहीं क्यों मेरे मुंह से सच्ची बातें निकली, मैं कुछ नहीं किया जाता। क्या किए थे, इतने दुकानदार पकड़ लिए, इतनी दुकानें सील कर दी, तो उनके बाद उनको खोल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। बड़ा मैं बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। आज आप सच बोल रहे हैं तो आज आप सारा सच बोल के जाएंगे। बड़े लोग नाराज हो जाएंगे, उनकी तरीका वारदात में बताता हूं। अच्छा। वो दुकान पे जाते हैं, उनको ओए तू गैर कानूनी काम कर, इधर गाड़ी में बिठाया, एक चक्कर लगाया, 15-20 हज़ार लिए, उसको उतार दिया। उस दुकान पे जाते जो पहले जो उनको मंथली नहीं दे रहे होते, अच्छा। जो उनके साथ उनकी दोस्तियां नहीं है, उनके पास जाते हैं, उनको पकड़ा दकड़ा बताया, जिन्हें पैसे नहीं दिए उसमें पर्चा दे दिया, कहा जी रात को इतनी दुकानें हमने सील कर दी, इतना यूं कर दिया, अगले दिन नया सबक होता है, अगले दिन नई ड्यूटी आ जाती। अच्छा। धमाका हुआ, 2 दिन पकड़ दकड़, कितने दुकानदार पकड़ेगा जी, कितने सील की, इतना किया जी, ये डाटा आ गया। इनको शर्म नहीं आती। ये क्या हाल है। आप 285-86 की लाखों FIR हो चुकी हैं। मैं IG पंजाब साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, आप 285 की पंजाब की FIR निकालें। आपके लोग इस पे कितने बता लेते हैं। 285-86 की FIR, बंदा पकड़ के ले जाते हैं, FIR हुई, बंदा छोड़ने मौके पर बंदा छोड़ते हैं, थाने से बंदा छोड़, उसकी शख्सी जमानत 15,000 रुपए शख्सी जमानत होती है। ठीक है। ये ऐसा माफिया बन चुका है पूरे पंजाब से। 285-86 के मेरे से डिपेंड कर रहे, मैं चैलेंज करता हूं IG पंजाब को, आए मेरे से बैठे 85-86 के, मुझे बता दें 85-86 के दफात लगाने के बाद जो FIR, कोई एक दुकान बंद हुई हो, मैं गर्दन कटवा दूंगा। एक दुकान पूरे पंजाब में बंद हुई, मैं गर्दन कटवा दूंगा। सिर्फ वो कार्रवाई है, पैसे कमाने की कार्रवाई है। पुलिस FIR देती है, सिविल डिफेंस देती है, बाकी इदारे करते हैं। मुझे आप बता दें पूरे शहर में कि आपके मोहल्ले में कोई दुकान पे 40-50 पर्चे होंगे, कोई दुकान बंद है, क्या ये FIR का हल है? ये सिर्फ कमाई का एक तरीकाकार है। और देखें, मैं फिर कह रहा हूं, कुदरती गैस घरों में नहीं है, घर घर गैर मेरे सिलेंडर जा चुका है। अल्लाह ना करे मैं सरकारी अफसर का जब बच्चा उसी आदमी आएगा, उसके बच्चे पर भी तो सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। जब गैस बहरान है, अब उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब गैस नहीं आएगी घर में, तो अब सिलेंडर्स दिए जाएंगे, वो अलॉट किए जाएंगे। फिर वही शहर आगे, बात तो सच है रसवाई की, वही काम एक शहर में हम 15 लाख में कर रहे हैं, 20 लाख में कर रहे हैं। अच्छा। ये जो सुई गैस कंपनियां बड़ा अच्छा इकदाम कर रही हैं, ये वही काम 20 करोड़ में करेंगे, और आपके मेरे पे बोझ पड़ेगा। 1400 अरब का सरको डेट पहले ही इनका है। LNG आती है, उसको अरबों रुपए सब्सिडाइज करते हैं, जब वो पाइपलाइन में डलती है वो डायरेक्ट चोरी हो जाती है, फिर साल का 100 कुछ अरब रुपया मजीद हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है जी, चोरी हो गई, वो लैंड लॉसेज हो गए। अच्छा। ठीक है, आप देखेंगे इन्होंने अभी गैस भी चोरी होती है। मैं कह रहा हूं गैस खाली चोरी 1400 अरब रुपए का सरको डाटा इस वक्त 100 अरब रुपए का लॉस करती हैं कंपनियां ये। अच्छा। हर साल डायरेक्ट लैंड से चोरी होती है। डाटा निकालें, अपने रिपोर्टर से मंगवा लें। मेरी बात गलत हुई, मैं लक्ष्मी चौक में खड़े माफी मांगूंगा। नहीं, आज आप सच बोलने के उसमें है, तो आज आप सारे सच ही बोल के जाएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, अब वो देखिए LNG पे अरबों रुपए आप लोग सब्सिडाइज करके अरबों रुपए लोगों के मुंह में डाल रहे, अरबों रुपए गवर्नमेंट का लूट रही है। हर हमारे से अरबों रुपए हम घर घर गैस पहुंचा रहे हैं, हमारे से अरबों रुपए टैक्स ले रहे हैं। देखिए ना,
इस मुल्क में जो हम लोग एनर्जी क्राइसिस से लोगों को गैस दे रहे हैं, पूरे मुल्क की मदद कर रहे हैं, हमारे से अरबों रुपए टैक्स ले रहे हैं, उनसे अरबों रुपए लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं, अरबों रुपए सब्सिडाइज कर रहे हैं। हमारे पास 8 वेसल है। मैं इस वक्त पूरे मुल्क में 70% गैस का शॉर्टफॉल है। नहीं तो हम क्या अपने मुल्क में नहीं पैदा कर सकते गैस? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके हवाले से हमें इकदामात करने की ज्यादा जरूरत है? मेरा ख्याल है पिछले 10 और 12 साल में कोई हमने नया काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग लॉन्ग मार, शॉर्ट मार, असम्बलियां तोड़ दो, उसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो चोर, वो डाकू। किसी ने आज तक, गर्मियों में आपके पास बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं, कभी किसी ने कंज्यूमर, किसी ने अवाम की बात की? मैं फिर कह रहा हूं आपको, 12 साल से कोई नई डिस्कवरी हुई है, कोई नई जगह से हमने गैस ली तो बता दें। आज इस मुल्क की हालत देख लें, यही गैस 80 रुपए 70 रुपए किलो, आपके हमें यही गैस आज 216 रुपए किलो चली। क्यों भाई? ये यहाँ की लोकल पैदावार तो कम से कम लोगों को सब्सिडाइज करें। आप मजे की बात देखें, हम दरख्त लगाने पे अरबों रुपए लगा रहे, ग्रीन पाकिस्तान। तो जब इतनी गैस महंगी होगी, जरूरत है इरफान साहब, उसकी भी अशद जरूरत है हमें। हाँ, जरूरत है। हाँ। लेकिन उसको बचाना भी तो हमें चाहिए। अब जब गैस इतनी महंगी होगी तो दरख्त कटेंगे ना, लोगों की कुफ्ते खरीद नहीं रही, लोग लकड़ी जलाने पे मजबूर हैं, उनके पास गैस के लिए पैसे नहीं है, तो बाजी की गैस को इतना महंगा करेंगे, दरख्त कटेंगे ना। चल इरफान साहब, ये मुझे बताइए कि लोग जब ये खरीदने जाते हैं, सिलेंडर जब खरीदने जाएंगे, तो गैर मयारी सिलेंडर की क्या ऐसी चीजें होंगी जिसे पता चल जाए कि ये गैर मयारी सिलेंडर है, ये हमने नहीं खरीदना है? किस तरह पता चलेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो ओगरा के अप्रूव कारखाने हैं, उनके पर म्यारी सिलेंडर बनते हैं। ठीक है। मैं फिर कहूंगा, इस वक्त जो SHGC के पास जो सिलेंडर है वो म्यारी सिलेंडर वो घर में रखना चाहिए। म्यारी सिलेंडर ओगरा के अप्रूव कारखाने बना रहे हैं। तो अब तो मैं फिर चेयरमैन ओगरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बहुत सी शिकायत मसूल हुई है कि जो ओगरा के अप्रूव्ड कारखाने हैं वो भी 2 नंबर सिलेंडर बना रहे हैं, वो भी जेली सिलेंडर बना रहे हैं। अच्छा, ओगरा के ही अंदर हो रहा है? जी, मुझे लोगों ने रिटर्न में भेजा है, मुझे ईमेल भेजी है, मुझे व्हाट्सएप भेजे, मुझे वो ऐसे ही कारखाने, मैं फिर कहूंगा तमाम ऐसे कारखाने जितने भी लाइसेंस है उनका भी ऑडिट कराया जाए, ताकि गैर वो तो कम से कम शर्महिया करें, उनके खिलाफ तुम चेक लगाए ना। अदरवाइज इस मुल्क में आवे का आवा ही बिगड़ गया। पैसा, लोगों का दीनमान पैसा बन चुका है, लोगों का दीनमान पैसा बन चुका है। यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। आपके सामने मैं कितने प्रोडक्ट में आके मैं रोना आज देख लें, ये शाला मार्केट है। ऑर्डर के बावजूद एक दुकान नहीं सील कर सके गैर मेरे सेंटर भी, गोदामों के गोदाम भरे पड़े, गोदामों के गोदाम भरे पड़े, पूछने वाला नहीं। मैं कहता हूं मेरे साथ चलें, आप प्रोग्राम कर चलें, मैं दिखाता हूं गोदाम ऐसे भरे पड़े और पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में सप्लाई जारी। तो सर फिर आप लोग जो एसोसिएशन है, जो डीलर्स एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन है, वो फिर लाताल्लुक का इजहार करे कि हमारे साथ ये नहीं है, हम इनसे लाताल्लुक हैं, आप जो मर्जी इनके साथ कार्रवाई करें? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों के कुफ्ते खरीदनी है, जो म्यारी सिलेंडर है वो महंगा है। ठीक है। हम देखें, बंदा मरने के ऊपर हम जाके 10-15 लाख का चेक दे रहे होते हैं। और मैंने खुदा के बंदो, CM PM का आप चेक देते हो मरने के बाद, और मरने से पहले इसकी चादर को सस्ता कर दो, ताकि वो सिलेंडर जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो फिर 2 नंबर सिलेंडर नहीं बिकेगा। अच्छा, देखिए, ये मैं कहता हूँ जिसका काम है उसको देते नहीं। ये पता नहीं कहाँ बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं। मैंने जाके चीखो पकार की, इनके पास टाइम ही नहीं है अवाम के लिए, इनके पास हर घंटे पर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। हुकूमत के लिए टाइम ही कोई नहीं है, अब पब्लिक के लिए टाइम कोई नहीं है कि पब्लिक के जो प्रॉब्लम है उनको देखा जाए। अच्छा, चले इरफान साहब, थोड़ा सा पब्लिक कंटेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनके इंटरेस्ट है कि हमें आपने बताना है कि CNG, LNG और ये जो LPG और सुई गैस, इसमें फ़र्क क्या होता है? मतलब हम ये चारों टर्म्स सुनते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या क्या है? देखिए, 1 by 1 जो CNG है, हाँ जी, वो कंप्रेस सुई गैस है, उसको कंप्रेस करते हैं, वो बर्न करने के लिए वो CNG बन जाता है। ठीक है। एक बात तो जो LPG है, 2 गैसों प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स करते हैं, 40-60 की रेशियो से मिक्स करते हैं, वो LPG बन जाता है। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है। और जो LNG है उसको लाया जाता है, उसको बाकायदा प्रोसेस करके फिर वो लाइन में डाला जाता है, सुई गैस को RLG को अपने फ्रीज आती है, तो उसको प्रोसेस करके फिर लाइन में लाया जाता है, जिसकी अरबों रुपए चोरी भी हो रही है। अच्छा, दूसरा इरफान साहब ये बताइए, जो गाड़ियों के लिए जो सुई गैस आती थी, वो जो इस्तेमाल होती थी, जो पंप्स वगैरह चलते थे, वो कौन सी गैस होती है? वो भी आज लोगों को लगता है मेरे लोग दुश्मन बना। आप देखें कि मैं जनरल मुशर्रफ साहब को मैंने कहा कि ये जो आपने जगह जगह CNG ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब लोगों को दिखा दिया ना,
इसको बंद कर दे। कहते क्यों? मैंने कहा सर इस मुल्क में सन 2020 के बाद गैस खत्म हो जाएगी, ये एक CNG स्टेशन 800 घरों की 1 घंटे में गैस खाता है, और उसके बाद ये चोरी चकारी इतनी है कि ये आप अंदाजा करें SNGPL के मंगवाना डाटा हर CNG पे गुजरते था, लेकिन पूरा मीना बाजार लगा होता था 60%, 50% डिस्काउंट। मैंने कहा बाप का माल है, अब लगाओ ना डिस्काउंट। अब LNG आ रही है ना, अब मुझे डिस्काउंट लगा के दिखाएं। CNG वाले उसके बाप का माल समझ के डिस्काउंट लगा रहे थे, अब लगा के दिखाएं। अब CNG स्टेशन बंद हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुल्क को लूटा गया है। अब लूट रहा था तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ठीक है इसको बंद कर दें। तो जब मैंने इस पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दी तो बहुत से ताकतवर लोग वहीं मुझे मिले, तो पता चला मुझे कि पूरे स्टाफ के किसी के 10 थे CNG, किसी के 15 थे, किसी के 20 थे। मैंने कहा, मैंने वापस आकर उन्हें कहा जी दोबारा अब खाना खाएं आके। ये मैंने यकीन, मैं आज भी कहता हूँ, ये लोगों के लिए पैसा इनका दीन मान बन चुका है। इस मुल्क को इन्होंने जो गैस थी जिससे हम बिजली पैदा कर सकते थे, जिससे हम खाद बना फर्टिलाइजर पे इस्तेमाल हो सकती थी, जिससे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। इतमाद लोकल पैदावार अगर बढ़ाई जाए तो इस चीज को, इस गैप को जनाब कम किया जा सकता है। हमारे साथ इरफान खोखर साहब मौजूद। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया। जनाब LPG के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के हवाले से, और रहमान अब्बास फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं और आज का एक्सरसाइज का सेगमेंट उनसे देखते हैं। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी सेहत कैसी है? खाना पीना आपका कैसा चल रहा है? रहमान अब्बास आपका लाइफ कोच, आपको डांटने के लिए, आपको पूछने के लिए हमारी टीम चाहती है हम आपको बार बार पूछें आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। इतना हम काम करते हैं सिर्फ अवेयरनेस मैसेज देने के लिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। मौसम भी बदल रहा है तो इसमें भी अपना सेहत का ख्याल रखना है। तो चलें, बातें साथ साथ चलती रहेंगी। तो आज के प्रोग्राम में स्पेशली टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। बॉडी में सबसे बिगेस्ट मसल क्या आपको मालूम है कौन सा है? नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट बिगेस्ट मसल आपका लोअर पोर्शन लेग है। सेकंड बिगेस्ट मसल आपकी बैक है। थर्ड बिगेस्ट मसल आपका कोर एरिया है। कोर एरिया को आज हमने करना है कमर पतली करने के लिए, टोन अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब सेंटर एब्डोमिनल, ओब्लिक्स मसल्स, रिब्स एरिया, अंडर आर्म टू ओब्लिक्स मसल, ये सारी कॉम्बिनेशन 4 ट्रेनिंग्स में मैं आपको बताऊंगा। हाई रेपिटेशन में आपने इसको लेके जाने, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी। आपने एप्स बनाने, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। हमने इसको टोन अप करना है, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। इसको टोन अप करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। अगर आप इसको टोन अप करते हो तो अपर बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी टोन अप हो जाती है, शेप अप हो जाती है। तो इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चले, मुझे वार्म अप में फर्स्ट ट्रेनिंग चाहिए, जिसको आपने वार्म अप में लेना है। सिर्फ बताने के लिए आपको बताता हूं, 4 ट्रेनिंग्स इसकी सेपरेट होंगी। फर्स्ट वार्म अप स्पेशली इसके लिए, दोनों हाथ आप फोरहेड लेवल तक एंगल सेट कर लें, राइट एंड लेफ्ट नी अप, 15 to 20 रैप्स आपने करने। ये वार्म अप है, ये ट्रेनिंग नहीं है। आपने 3 सेट्स विदाउट ब्रेक आपने करने। फर्स्ट ट्रेनिंग, मुझे केटल बेल चाहिए, डंबल अप टू यू, एंगल परफेक्शन, इसको आपने फोकस करना है। देन आपने देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं। स्ट्रेट लेवल, चेस्ट अप, कोर टाइट, रिब्स टाइट, आर्म्स टाइट, स्ट्रेट पोजीशन। एक हाथ पे वेट है, उसका इफेक्ट आएगा दूसरी साइड पे। नाउ इसको घुटने लेवल तक लेके जाना है। 1 2 3, पोस्चर मेरा स्ट्रेट है, डाउन नहीं मैं देख रहा, इसको आपने देखना। 4 5 6, शॉर्ट ब्रीदिंग लेनी है, चेस्ट लेवल तक सिर्फ ब्रीदिंग सर्कुलेशन हो, एब्डोमिनल में ना हो। 5 6 7 8 9 10, स्विच करें। 1 2 3 4 5, इसका इफेक्ट इस साइड पे आएगा। अंडर आर्म, साइड चेस्ट, जिसको बैक फैट भी कहते हैं, और ओब्लिक्स मसल, ये सारा एक कॉम्बिनेशन में। इसको आपने करना है 3 सेट्स, 15 to 20 रैप्स आपने करने हैं। 3 सेट्स आपने करने हैं शॉर्ट ब्रेक के साथ। नेक्स्ट ट्रेनिंग आपने करनी है
कैटलबेल डंबल अप टू यू, आप कर लें एक रिदम में, स्ट्रेट पोजीशन, शोल्डर लेवल, बाजू आप थोड़ा सा बेंड कर लें, देन साइड मूव 1 2, फर्स्ट ट्राइसेप मसल, अंडर आर्म, देन ओब्लिक्स 3 4 5 6। ये हो गया केटलबेल के साथ। अब आपको मैं डंबल्स के साथ भी करके बताता हूं ताकि प्रॉपर्ली पता चले कि सर ने वैसे करके बताया था, हमें डंबल से नहीं पता चला। डंबल ग्रिप सेम वही, स्ट्रेट पोजीशन, बाजू बैंड। नाउ यहां पे हाथ रख के आप देख सकते हैं कि किस किस मसल पे आपका प्रॉपर्ली हिट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्विच करके दूसरे एंगल से, ओके, बाजू बैंड है 1 2 3 4 5 6, ट्राइसेप, अंडर आर्म, साइड चेस्ट, देन ओब्लिक्स। परफेक्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट ट्रेनिंग आपने करनी है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। पेट हम कम करते हैं, पेट की चर्बी हम करते हैं, लेकिन टोन अप करना बहुत जरूरी है। कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ओबेसिटी में नहीं है, वेट ज्यादा उसका नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये ओब्लिक्स मसल आपके टोन अप होते हैं, ऑटोमेटिकली अपर बॉडी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट ट्रेनिंग, सेंटर डंबल ग्रिप, स्ट्रेट पोजीशन, चेस्ट अप, ब्रीदिंग को कंट्रोल करके। नाउ स्लो रेंज ऑफ मोशन, राइट एंड लेफ्ट मूव, शॉर्ट ब्रीदिंग। मैंने चेस्ट टाइट, आर्म्स टाइट रखे हैं, इसको डाउन नहीं करना, ये नहीं करना, ये रॉन्ग है, धड़ाधड़ ये लग रहे हैं। नाउ परफेक्शन के साथ थोड़ी एक्सरसाइज लगाएं, लेकिन परफेक्शन के साथ। स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोर ट्रेनिंग में सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है ब्रीदिंग सर्कुलेशन। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपकी ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपके मसल के साथ फिट है, आप परफेक्ट हैं। एब्डोमिनल आपका काम हो जाएगा जब तक ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो इसके बात का ख्याल रखना। आप स्टडी कर लें, देख लें, ये सेंटर की है। लास्ट ट्रेनिंग, मॉर्निंग क्रंचेस करने हैं, लेकिन उसमें लास्ट में टेक्निक क्या करना है, हाथों को क्लोज करना है, डाउन, ऊपर जाते हाथ ओपन कर देने। जब आप ओपन करेंगे तो आपके साइड विंग्स मसल वाइड होंगे, अंडर आर्म चेस्ट के मसल वाइड होंगे, इस पे प्रेशर आएगा बैक पे। स्ट्रेट पोजीशन में 1 ओके 2 3 4 5 6। हाफ kg या 1 kg डंबल भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने प्रॉपरली करने कॉम्बिनेशन के साथ। मैं प्रॉपरली टेक्निक के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए बताता हूं ताकि आपको अवेयरनेस भी हो, आप ट्रेनिंग करें भी और साथ साथ सीखें भी, ताकि हमें फ़ायदा हो, आपकी सेहत में तब्दीली है, अपनों का ख्याल रखें, ये नॉलेज अपनों के साथ शेयर भी करें। जो ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, तो ये सारा प्रोग्राम, ये सारा नेटवर्क इसीलिए है ताकि एक एक बात का आपको डिटेल से बताया जाए, परफेक्शन के साथ बताएं, कहीं भी आप कर सकें। इसको आप करें, मुझे फीडबैक दें, हमारी टीम को दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह ताला हमें हौसला दे, आपको और हम बताएं और अवेयरनेस दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, फिट रहें। जनाब रहमान अब्बास फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। रहमान, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जनाब, आप भी घर पर ज़रूर ये एक्सरसाइज कीजिएगा और फिर हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर के नहीं, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। आज से हमारा वीकेंड, मतलब मेरा और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो आज काम से घर जाएंगे, तो उनका वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो वीकेंड पर अगर मौसीकी की बात कर ली जाए और मौसीकी सुन ली जाए, और वो भी अच्छी मौसीकी सुन ली जाए, तो क्या ही बात है, 4 चांद लग जाते हैं वीकेंड को। तो आज भी एक ऐसे ही उभरता सितारा है मौसीकी की दुनिया का, उनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। जनाब RB कमर आज हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जागो लाहौर के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ जनाब उनसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे। तो RB, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, RB, सबसे पहले तो बताइए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, कितने साल हो गए हैं मौसीकी की दुनिया में आपको आए हुए? मुझे आई थिंक 10 साल हो गए
मैंने उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब से सीखा है अच्छा। और इश्तियाक जाफरी साहब से भी सीखा है और अभी भी जो है ना वो सीखने के मराहिल में है। अच्छा, चल रही है सीखना, जो सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। तो कैसे स्टार्ट कैसे किया आपने? आपको कैसे पता चला कि आप अब अच्छा सिंगिंग की दुनिया में भी जा सकते हैं? सुनते थे, दोस्त सुनते थे, वो कहते थे कि आपका टोन अच्छा है माशाल्लाह, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आपको गाना चाहिए। और बेसिकली मैं भंगड़ा गाता हूँ, फोक पॉप, और इस हवाले से जो है ना वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे। और शुरू से ही फिर आपने सीखना शुरू कर दिया टीचिंग इसके हवाले से? आई थिंक कि मुझे तकरीबन कोई 2012 में मैं आया था, मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो 10 साल हो गए इस चीज़ को मैंने जो है ना प्रॉपर इसको सीखा है। हाँ ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही आपने जो है इसका स्टार्ट ही जी, जी। प्रॉपर तौर पर लिया है। अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया है। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना वीकेंड अच्छे तरीके से मनाइएगा।